वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश की द्वैत प्रकृति, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, डी ब्रॉगली समीकरण, उसकी व्युत्पत्ति और इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विषय में पढ़ा था। ठीक है, उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल और आधुनिक परमाणु मॉडल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब क्वांटम यांत्रिकी क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की गति का अध्ययन किया जाता है, जिनके द्रव्यमान और संवेग या स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यानी क्वांटम यांत्रिकी को हम डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी क्या है? क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन सूक्ष्म कणों की गति का अध्ययन किया जाता है जिनमें तरंग तथा कण के समान प्रेक्षित करने योग्य गुण विद्यमान होते हैं। इसी को तरंग यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कणीय गुण भी होता है और तरंगीय गुण भी होता है और दोनों गुणों को प्रेक्षित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की परिकल्पना की गई। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का विकास एक श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जब एक कक्षक में गति करता है तो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और उसका जो आयाम होता है वह तरंग फलन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये मान ले एक इलेक्ट्रॉन है, वह एक कक्षक में गति कर रहा है। ठीक है, एक कक्षक में गति कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन तरंग हो गई और इसका आयाम ये जो है, ये जो आयाम है, इस आयाम को व्यक्त किया जाता है साई के द्वारा। किससे व्यक्त करते हैं? साई। और साई को क्या कहा जाता है? ये होता है तरंग फलन। क्या होता है? तरंग फलन होता है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में गति करता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है और उस इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम वह साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसको तरंग फलन कहते हैं। इसी मॉडल के क्रम में श्रोडिंगर ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं श्रोडिंगर समीकरण क्या है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को अगर हम देखें तो श्रोडिंगर ने जो तरंग समीकरण दिया वो डेल्टा स्क्वायर साई अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपान डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपान डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की व्युत्पत्ति ये क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तब वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर केवल आप जानिए कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये है और इस समीकरण में x, y, z ये कार्तिकीय निर्देशांक हैं।
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, v इलेक्ट्रॉन की कुल स्थितिज ऊर्जा है और साई क्या है, यह तरंग फलन है। यह आपका प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो इस समीकरण का उपयोग करके श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन की तरंग फलन की गणना किया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन के परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक आयन थे, उनके विभिन्न ऊर्जा की अवस्थाओं को निर्धारित किया और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। ठीक है, यहाँ पर जो साई है तरंग फलन, इसका कोई विशेष भौतिक महत्व नहीं है। महत्व किसका है, साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर यह व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ पर अधिक है। यानी साई स्क्वायर वितरण फलन को व्यक्त करता है और यह व्यक्त करता है कि परमाणु नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, वह साई स्क्वायर होता है। इसको परमाणु कक्षक के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो परमाणु कक्षक को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक परमाणु के नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, वही त्रिविमीय क्षेत्र परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, मैक्स बॉर्न नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने तरंग फलन और वितरण फलन में एक संबंध व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ये जो होता है यह होता है d बराबर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर। उन्होंने कहा कि जैसे ये नाभिक हो गया परमाणु का, ठीक है, तो इसके बाद का कुछ क्षेत्र जो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी। ठीक है, यही क्षेत्र क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त कर रहा है। बीच के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, वो लगभग नगण्य होगी। ये परमाणु का नाभिक हो गया। ठीक है, तो ये दूरी जो होगी, ठीक है, ये दूरी किसको व्यक्त करेगी, ये परमाणु के कक्षक को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वितरण फलन को हम साई स्क्वायर अगर पता है तो हम वितरण फलन को ज्ञात कर सकते हैं और उसके द्वारा परमाणु की कक्षक की त्रिज्या r की भी गणना की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखते हैं आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु में दो मुख्य भाग होते हैं, नाभिक और नाभिक के बाहर का त्रिविम क्षेत्र। नाभिक यानी परमाणु का केंद्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु की तुलना में इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद दूसरा भाग होता है नाभिक के बाहर का त्रिविम क्षेत्र।
तो नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है वह ऑर्बिटल कहलाता है, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर ये हम परमाणु का नाभिक मान लें तो इसके बाहर का यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल मिलकर के उपकोष बनाते हैं और उपकोष मिलकर के कोष बनाते हैं, जिनको KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी कोष में उपकोषों की संख्या इस प्रकार से होती है। अगर K कोष है यानी पहला कोष तो उसमें उपकोष 1 होंगे और वह उपकोष S होगा। अगर L कोष है तो उसमें उपकोष की संख्या 2 होगी और प्रतीक S और P। अगर उपकोष M है तो उपकोषों की संख्या 3 होगी, S, P और D, 3 उपकोष होंगे। और अगर कोष N है तो 4 उपकोष होंगे, S, P, D और F। ठीक है, तो इस तरीके से ये आधुनिक परमाणु मॉडल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दें कि ये जो उपकोष हैं, उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या देख लें। तो उपकोष में ऑर्बिटल, उपकोष हो गया, ऑर्बिटलों की संख्या। ठीक है, उपकोष S में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, उपकोष P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 और F में 7। ठीक है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।